Hello friends, welcome back. Today we are recording the third chapter of your GST part. So the third chapter is charging section of your GST, that is section 9 of CGST and section 5 of IGST. So talking about section 9, it talks about levy and charge of GST. इसमें टोटल 5 सब सेक्शन है जो बताते हैं कि कौन लोगों पे चार्ज है या लेवी है ऑफ जीएसटी। चलिए सर चालू करते हैं विथ फर्स्ट सब सेक्शन। फर्स्ट सबसेक्शन बोलता है सप्लायर जब सप्लाई करेगा ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, किसको? रेसिपिएंट को। तो क्या लग जाएगा? एंड इफ दिस सप्लाई विच इज मेड इज इन दी कोर्स ऑफ व्हाट? इंटरस्टेट सप्लाई, तो सीजीएसटी विल बी लेविड। रेट कितना होगा? तो मैक्सिमम रेट कैन बी 20%। वैल्यू किस रेट आपको पता है, बट किस वैल्यू पे लगाना है? तो वैल्यू विल बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 15। एंड इस जीएसटी जो आपको लगा चुके हैं इसको कलेक्ट कैसे करेंगे? तो इसको कलेक्ट करेंगे एज पर रूल 85, 86, 87। बेसिकली ये वो रूल्स है जो हम आपके पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बट मैं अगर आपको ब्रीफ दे दूं कि ये किसकी बात करते हैं, तो ये बात करते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स की, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर एंड आपका लायबिलिटी लेजर का। एंड इज पेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। कौन भरेगा इसको? तो एक टैक्सेबल पर्सन भरेगा। क्या इन्होंने बोला सप्लायर पे करेगा? नहीं। क्या इन्होंने बोला रेसिपिएंट पे करेगा? नहीं। इन्होंने क्या बोल दिया? एक टैक्सेबल पर्सन पे करेगा। देखो मैंने काफी बार ये रिपीट भी किया है, बट हमारे पास जीएसटी में ना तीन टाइप के लोग होंगे। एक होगा नॉर्मल पर्सन, आपका पर्सन, दूसरा होगा टैक्सेबल पर्सन एंड तीसरा होगा रजिस्टर्ड पर्सन। पर्सन का मतलब है आप इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट जो भी है वो सब पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, वो सारे लोग। फिर आपके जो टैक्सेबल पर्सन है उनका मतलब है वो लोग जिन पे या तो रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी है या फिर वो रजिस्टर्ड है। लायबिलिटी किस में आएगी? अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24। दिस इज टैक्सेबल पर्सन। मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, या तो वो बंदा रजिस्टर्ड है या फिर लायबल टू बी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 22 और 24। सो दिस इज योर टैक्सेबल पर्सन। फिर रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब होता है मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25। 25 सेक्शन बताता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, तो प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करता है। बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हैविंग यूआईएन। ये जो बेसिकली पॉइंट है रेड में जो लिखा हुआ है, वो जब मैं आपका रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट का रिविजन लूंगा तो मैं वहां पे कवर कर लूंगा, चिंता मत कीजिए। बट अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए कि एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी विल बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए सर, सो 9(1) जो सेक्शन है वो बात करता है कि एक जब सप्लाई होगा किस चीज का? गुड्स, ये है गुड्स और सर्विसेज का, अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर को उन्होंने बाहर क्यों रखा? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेफिनेशन है 366(26) है कि 12 है? बोलो भाई 12A। 26A बात करता है किसकी? सर्विसेज की। हाँ जी। सो 12A जो डेफिनेशन की बात करता है वो बोलता है कि भाई जो अल्कोहलिक लिकर है ना उस पर जीएसटी लगा नहीं सकते। सो CGST will be levied. Rate कितना? 20%. Value will be as determined under section 15. Collection rule 85, 86, 87 paid by taxable person. सेम ऐसे का ऐसा सेक्शन है IGST एक्ट में जो क्या बोलता है? देखो सप्लाई होगा गुड सर्विसेज का अदर देन अल्कोहलिक लिकर इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट में लगता है ना, तो क्या लगेगा? IGST लगाया जाएगा। मैक्सिमम रेट वहां पे कितना होगा? वहां पे होगा 40, यहाँ पे 20। यहाँ पे 20 इसलिए है बिकॉज CGST के साथ साथ और एक टैक्स लगाया जाता है, वो है SGST। साइमल्टेनियसली in case of an intra-state supply there are two taxes which are levied. One is CGST, the other one is S or UTGST, right? तो 20C का होगा, 20S का होगा मैक्सिमम रेट। ये रेट एक्चुअल रेट है क्या? नहीं, मैक्सिमम यहां तक का रेट हो सकता है। समझ में आ रहा है? वैल्यू एज पर सेक्शन 15, वहां पे भी सेक्शन 15 के ही यूज करके वैल्यू निकाली जाएगी। सेम आपका पेमेंट कैसा होगा या कलेक्शन कैसा होगा? तो एज पर रूल 85, 86, 87 एंड पेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। सो एवरीथिंग इज सेम, ओनली द डिफरेंस इज IGST का रेट, एंड ये लगता है इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई, वो लगता है इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर।
तो 9(1). उसके बाद 9(2) बात करता है CGST ऑन स्पेसिफाइड पेट्रो प्रोडक्ट्स विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम अ नोटिफाइड डेट। 9(2) बोलता है कि 9(1) में तो GST लगाने का बात आ गया, इंट्रा स्टेट के केस में CGST SGST एंड इंटर के केस में IGST। बट 9(2) बोलता है कि देखो भाई बाकी चीजों पे GST लगा देना, बट 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे GST आज से नहीं लग सकती, वो हम डेट नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट इन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एंड तभी से ही लगा सकते हैं। वो 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स कौन से? तो आपका पेट्रोलियम क्रूड, दूसरा है आपका हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड लास्ट वाला है आपका नेचुरल गैस। सो ये सारी चीजें हैं जिन पे GST नोटिफाइड डेट से लगने वाली है। सेम 5(2) भी है, वो भी यही बात बोलता है कि IGST ऑन स्पेसिफाइड 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स विल बी लेविड और विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम अ नोटिफाइड डेट। नोटिफाइड डेट नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट रिलीज करेगा। अभी फिलहाल के लिए देयर इज वेरी लिटिल चांसेस ऑफ इट कमिंग इनटू द GST एम्बिट। चलिए ये तो हो गया नॉर्मल। नॉर्मल चार्ज वही होता है ना GST में। GST बीइंग एन इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, आप सप्लायर को पैसा देते हो, ठीक है, सप्लायर फिर गवर्नमेंट को GST दे देता है। दिस इज नॉर्मल चार्ज। फिर देयर इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज। चलिए पहले हम इस चार्ट में से समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल चार्ज एंड रिवर्स चार्ज। सो इन केस ऑफ इनडायरेक्ट रिजीम व्हाट हैपेंस इज रेसिपिएंट क्या करेगा, माल लेगा किससे, सप्लायर से। तो सप्लाई उसको सप्लाई ऑफ गुड्स कर देगा। चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। सो सप्लायर क्या कर देगा फॉरवर्ड चार्ज में, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेजिंग अ टैक्स इनवॉइस, मतलब रेसिपिएंट को माल भेज देगा अलोंग विद टैक्स इनवॉइस। रेसिपिएंट पेमेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस कर देगा अलोंग विद GST। मतलब अगर समझो 100 रुपए का माल भेजा गया, उसके ऊपर GST लगाई गई 5 रुपए, तो अब जब रेसिपिएंट पेमेंट करेगा तो वो कितने का करेगा, 105 रुपए का पेमेंट कर देगा टू दी सप्लायर। ठीक है, अब सप्लायर 100 रुपए अपने पास रखेगा, 5 रुपए वो जो है वो पेमेंट कर देगा टू गवर्नमेंट ऑफ GST। राइट, दिस इज द नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज जिसको आप बोलते हो। दूसरा होता है रिवर्स चार्ज। मतलब रिवर्स चार्ज एज द नेम सजेस्ट क्या बोलेगा, इसका अपोजिट होने लग जाएगा। अपोजिट मतलब क्या, सप्लायर सप्लाई करेगा गुड्स एंड रेज अ कमर्शियल इनवॉइस। दोनों में डिफरेंस है। यहां पे क्या रेज कर रहा है, कमर्शियल इनवॉइस, यहां पे क्या रेज कर रहा था, टैक्स इनवॉइस। ठीक है, पेमेंट कर दिया जाएगा, रेसिपिएंट पेमेंट कर देगा एक्सेप्ट GST। मतलब इधर कितने का पेमेंट होगा, सिर्फ 100 रुपए का। अब 105 का पेमेंट नहीं होगा, इधर कितना पेमेंट होगा, 100 रुपए का। एंड रेसिपिएंट खुद से गवर्नमेंट को कितना दे देगा, 5 रुपए। तो देखो भाई दोनों में ना जो रेसिपिएंट के जेब से आउटफ्लो है ना वो सेम है, उससे डिफरेंस नहीं है। इट इज जस्ट द एडिशनल बर्डन विच द रेसिपिएंट विल हैव टू सफर इज द कंप्लायंस बर्डन। देखो नॉर्मल चार्ज में क्या होता है, पैसा रेसिपिएंट के जेब से उतना ही जाना है, 105 ही जाना है। The only difference which arises is that now he will be responsible to do the compliances। अब रिवर्स चार्ज नॉर्मल सिनेरियोज में नहीं लगाते हैं। जैसे आप गए शॉप में गए और आपने कोई स्टेशनरी प्रोडक्ट ले लिया, समझो ये मार्कर पेन ले लिया, ठीक है। अब मार्कर पेन की कीमत है समझो 50 रुपए, 100 रुपए लेते हैं, ठीक है, और उस पर GST लगता है 18 रुपए, ठीक है। तो आप क्या करते हो, शॉपकीपर को 118 दे देते हो। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट शॉपकीपर दैट ही विल गो एंड डिपॉजिट दैट 18 रुपीज विद द गवर्नमेंट, राइट। बट अब यहाँ पे अज्यूम करते हैं रिवर्स चार्ज लगाया जाता, तो क्या हो जाता, आप 100 रुपए शॉपकीपर को देते, 18 रुपए अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जाके गवर्नमेंट को देके आओ। फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ नॉर्मल हाउस होल्ड एंटिटी इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो रिवर्स चार्ज हर केस में नहीं लगाएंगे, समझ रहे हो। रिवर्स चार्ज विल कम ओनली इन पिक्चर वेयर इन एक्सेप्शनल सिनेरियोज, और वो एक्सेप्शनल सिनेरियोज क्या है वो देखेंगे हम। बट हर चीज में रिवर्स चार्ज लगाया जाएगा तो आंसर इज नो, इट विल ओनली बी इन एक्सेप्शनल सिनेरियोज वेयर दे विल बी लिविंग इट एंड इट इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट, समझ रहे हो। यस, चलिए फिर और एक डिफरेंस क्या है, थ्रेशोल्ड बेनिफिट इज अवेलेबल। मतलब अगर आप फॉरवर्ड चार्ज जो भी आप बेच रहे हो वो फॉरवर्ड चार्ज में आता है, तो इन दैट केस आपको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट मिलता है। थ्रेशोल्ड का मतलब है समझो 20 लाख रुपए तक का
अगर आपका टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. दिस इज व्हाट थ्रेशोल्ड बेनिफिट. रिवर्स चार्ज में अगर आप आते हो तो इन दैट केस देर इज नो थ्रेशोल्ड बेनिफिट, यू हैव टू टेक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. ये मतलब बेसिकली ये सेक्शन 22 में आएगा. एंड अगर आप रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल हो जाता है कोई चीज पे तो आप 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में फॉल करेंगे. इज दिस पॉइंट क्लियर? जीएसटी लाइबिलिटी टू बी पेड बाय यूजिंग कैश और यूजिंग आईटीसी. मतलब आप समझो आपको जीएसटी पे करनी है, जीएसटी की लाइबिलिटी आ रही है समझो 1 लाख रुपए. आपने जब परचेज किया था तो आपने 70,000 रुपए जीएसटी के तौर पे पे किया था. सो नाउ व्हेन यू विल बी पेइंग जीएसटी ऑफ योर 1 लाख ऑन योर आउटवर्ड सप्लाईज, व्हाट यू विल डू इज 1 लाख आपका आउटवर्ड लाइबिलिटी, 70,000 आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड बाकी का जो है वो आप कैश में पे कर दोगे, दैट इज 30,000. सो यू आर पेइंग 1 लाख बाय utilizing 70,000 of your input tax credit and 30,000 of cash. Is this point clear? So this is forward charge. Reverse charge, GST liability has to be paid by cash only. सिर्फ कैश में पे कर सकते हो. मतलब 1 लाख की लाइबिलिटी आ रही है तो आपको 1 लाख कैश में ही पे करना पड़ेगा. यू कैन नॉट यूज योर इनपुट टैक्स क्रेडिट. ध्यान दो यार, यू कैन नॉट यूज योर इनपुट टैक्स क्रेडिट to pay your what reverse charge liability. I hope समझ में आ रहा है पक्का. चलिए फिर आते हैं 9394 पे. अभी तक हमने सिर्फ 2 ही सबसेक्शन देखा है, 91 92, राइट. अब हम आ रहे हैं 9394 पे. चलिए 93 टॉक्स अबाउट रिवर्स चार्ज, 94 ऑल्सो टॉक्स अबाउट रिवर्स चार्ज. सर दो सेक्शन क्यों बना दिए, देखते हैं. 93 is applicable on notified supplies of goods and services. मतलब हमने नोटिफिकेशन के दौर पे दिखाया है कि ये वाली चीजें हैं, ये वाले गुड्स है, ये लिस्ट है. देखो ये वाले लिस्ट में से अगर आप कुछ सप्लाई कर रहे हो तो उस पर क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज लग जाएगा. सर्विसेज की भी लिस्ट इशू कर दी है कि ये लिस्ट में से अगर आप कुछ सप्लाई कर रहे हो तो उस पर क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज लग जाएगा. सो दैट इज नोटिफाइड सप्लाईज. नोटिफाइड सप्लाईज का अगर आप सप्लाई करोगे ओनली एंड ओनली देन जीएसटी विल बी एप्लीकेबल. आरसीएम जो गुड्स का है वो हमारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. नोटिफाइड गुड्स का जो आरसीएम है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. सर्विसेज इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड इट इज कवर्ड अंडर नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सीटी रेट. सीटी रेट का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स रेट. दिस नोटिफिकेशन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस. एंड मैं जब इसको कवर भी करूंगा आपका आरसीएम वाला पार्ट तब मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा, चिंता मत कीजिए. सो 93 टॉक्स अबाउट नोटिफाइड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. जब आप ये सप्लाईज लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम. गुड्स का आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर एग्जाम्स नीदर एट सीए इंटर लेवल नॉर एट सीए फाइनल लेवल. 94 इज एप्लीकेबल ऑन नोटिफाइड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. नोटिफाइड सप्लाईज, यहां पे भी नोटिफाइड, यहां पे भी नोटिफाइड, यहां तक तो कोई फर्क नहीं है, दोनों से. बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब ये जो सप्लाई कर रहा है ये कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन. एंड जो रेसिपिएंट है वो कैसा है, नोटिफाइड रजिस्टर्ड रेसिपिएंट. मतलब द सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड एंड द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड. तो क्या लगेगा, 94 लगेगा ऑन नोटिफाइड सप्लाईज. यहां पे नोटिफाइड सप्लाईज थे, अगर आपने ये नोटिफाइड सप्लाईज किए तो लगना ही लगना है 93, भले ही रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो. दिस वाज 93. 94 नोटिफाइड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए बाय अ अनरजिस्टर्ड पर्सन. कौन सप्लायर कौन होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन. एंड कर रहा किसको होना चाहिए, टू नोटिफाइड रेसिपिएंट, तो ही आरसीएम. 94 वाला आरसीएम इतना हमारे एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है, बट फिर भी नोटिफाइड रेसिपिएंट कौन है वो मैं आपको बता देता हूं. इट इज बिल्डर, जिनको उन्होंने नोटिफाई कर दिया है. तो अगर कोई बिल्डर है वो किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से माल लेता है तो इन दैट केस ही विल हैव टू पे आरसीएम ऑन नोटिफाइड सप्लाईज व्हिच ही हैज टेकन फ्रॉम unregistered person. For example, he has taken cement bags from an unregistered supplier. So if the registered person, that is the builder who has taken that supplies, will now be responsible to pay RCM under 94. Is this point clear? This particular section is very important, and that too this notification which you have to remember.
आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए, तो अभी तक हमने फॉरवर्ड चार्ज देखा जिसमें जो सप्लायर है वही जीएसटी पे करेगा, फिर रिवर्स चार्ज देखा जिसमें जीएसटी कब आएगी, दो केसेस में 9(3) और 9(4) में। ये सेम रेप्लिका इज देयर इन केस ऑफ योर आईजीएसटी एक्ट 5354। 53 नोटिफाइड सप्लाईज, 54 नोटिफाइड सप्लाईज बाय अ unregistered supplier to a notified recipient. Now coming to your e-commerce operator, that is your 9(5). corresponding section is your 5(5) in your IGST. चलिए सर बात करते हैं। In case of 9(5) what happens is, in case of interstate supplies of specified services, सिर्फ किसका, सर्विसेज का, सिर्फ किसका, स्पेसिफाइड सर्विसेज का, ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लायर। पहले तो समझते हैं ई कॉमर्स क्या होता है और ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है। ई कॉमर्स का मतलब होता है मीन सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। मतलब आप कोई भी चीज जो गुड्स या सर्विसेज या दोनों आप अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, ई कॉमर्स बोलेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स अ पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस। मतलब क्या, ओन्स, ऑपरेट्स, मैनेजेस। क्या, एक बार फिर से, ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस व्हाट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मतलब ये बंदा क्या करता है, या तो इसका खुद का है या फिर ये ऑपरेट कर रहा है या फिर ये मैनेज कर रहा है। किसको मैनेज कर रहा है? ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है उसको मैनेज कर रहा है। मतलब समझो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट बेचता नहीं है, फ्लिपकार्ट खुद कुछ नहीं बेच रहा है, उसने क्या किया हुआ है, एक साइट बनाया हुआ है, राइट। वहां पे लोगों ने अपने आप को लिस्ट किया है, सप्लायर्स ने, अब रेसिपिएंट्स आते हैं उसमें से माल खरीदते हैं, राइट। तो वो क्या कर रहा है, ही इज owning, operating and managing what, the electronic commerce website or the platform. I hope this is clear. So in case of intrastate supply, कौन से केस में intrastate supply, किस चीज का, specified services का, सिर्फ सर्विसेज का, ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो ओन मैनेज ऑपरेट कर रहा है विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लायर। उसको क्या कर लेंगे, डीम कर लेंगे सप्लायर। किनके केस में, कौन सी है वो नोटिफाइड सर्विसेज या कौन सी है वो स्पेसिफाइड सर्विसेज? वो है आपकी हैट सर्विसेज। कौन सी है वो, हैट सर्विसेज। 3 दैट इज HAT सर्विसेज। H इज फॉर हाउस कीपिंग, A इज फॉर अकोमोडेशन, T इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। एक बार फिर से, हाउस कीपिंग, अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो देखो मैंने 3 एग्जाम्पल्स डाल दिए हैं, ओला, ओयो एंड अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप इज फॉर योर हाउस कीपिंग, Oyo is for your accommodation and Ola is for your what? Transportation of passengers. So, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस दी जा रही है फ्रॉम रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटरसाइकिल, तीन सर्विसेज, एंड ये 3 सर्विसेज के केस में ही आपका जो कौन होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा, उसको क्या मान लेंगे हम, डीम्ड सप्लायर। मतलब समझते हैं पहले तो एग्जाम्पल से। ओला इज एन एग्रीगेटर, राइट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसपे आप जाते हो और अपना ये बुक करते हो, राइट, राइड बुक करते हो। नाउ राइड और ड्राइव, व्हाटएवर इट इज। नाउ व्हाट यू डू इज, यू गो टू दिस पर्टिकुलर ऐप, यू बुक अ राइड एंड देन अ ड्राइवर कम्स अप, ठीक है, वो आपको आपकी डेस्टिनेशन पे छोड़ देगा। एक्चुअल में पैसेंजर इज द सर्विस रेसिपिएंट एंड द ड्राइवर इज सर्विस प्रोवाइडर। बट इस केस में उन्होंने बोला है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा उसको हम डीम्ड सप्लायर मान लेंगे। ए ड्राइवर सुन, तू सप्लायर नहीं है हमारे लिए। कौन है? ओला इज द डीम्ड सप्लायर ओनली इन 3 सर्विसेज, दैट इज योर हाउस कीपिंग, accommodation and transportation of passengers. That too, in case of transportation of passenger, भले ही वो registered under section 22(1) और section 24, मतलब threshold based registration है या compulsory registration है, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रहा है तो हमेशा ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी
deemed supplier. But in case of these two supplies, कौन सा वाला है, अकोमोडेशन एंड हाउसकीपिंग, इनके केस में अगर जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है बिकॉज ऑफ व्हाट, सेक्शन 22(1), मतलब थ्रेशोल्ड की वजह से रजिस्टर्ड है, थ्रेशोल्ड की वजह से रजिस्टर्ड है, तो फिर वो इसमें नहीं आएगा डीम्ड रजिस्ट्रेशन में, वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से ही, मतलब उसमें जो सप्लायर है वो ही जीएसटी पे करेगा, एक्सेप्ट 22(1), मतलब समझो उसका थ्रेशोल्ड से ऊपर, समझो एक होटल है राइट, आपने बुकिंग्स की ओयो के थ्रू, ठीक है, अब इसका थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हो रहा था तो इसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, 10 लाख रुपए का सप्लाई था, समझो 10 लाख रुपए का टोटल एग्रीगेट टर्नओवर है उसका, ठीक है, तो इस केस में उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है राइट, क्योंकि थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हो रहा है। नाउ इन दिस केस इफ आई बुक फ्रॉम ओयो a room in that particular hotel, so now oyo will be what, deemed supplier. But take a scenario wherein he is registered because उसका turnover cross कर रहा है, समझो उसका turnover है समझो 50 lakhs, now he is registered, even if I book from oyo, now e-commerce operator will not be liable to pay GST in this case because the supplier is whom the accommodation जो provide कर रहा है, he will only be responsible and he will be paying tax under 9(1), forward charge लग जाएगा, eco वाला tax नहीं लगेगा। In two cases that is your, which one is your accommodation, the other one is your housekeeping services। मतलब ये लोग थ्रेशोल्ड की वजह से रजिस्टर्ड नहीं है तो इको, थ्रेशोल्ड की वजह से रजिस्टर्ड है तो फिर 9(1) में जीएसटी लगेगा, दैट इज दी सप्लायर विल हैव टू डिस्चार्ज इट। इन केस इको इज आउट ऑफ इंडिया, मतलब इको का प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है, तो उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जीएसटी में इको के बिहाफ पे वो सारे कंप्लायंसेस करेगा। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो भाई अपॉइंट करो इन दी टैक्सेबल टेरिटरी हु विल पे जीएसटी ऑन हिज बिहाफ, है तो वो, नहीं है तो फिर अपॉइंट करो एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग जीएसटी। सो दिस इज योर सेक्शन 9(1) to 9(5) which talks about levy and charge of GST. Thank you friends, thank you for your patient hearing.